नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी समावेशी शिक्षा के बारे में और उसके अर्थ परिभाषाओं के बारे में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसका उद्देश्य क्या है। साथ साथ में इसके उद्देश्य या सिद्धांत कह सकते हैं, वो एक ही में हम लोग बात करेंगे। और समावेशी शिक्षा में आने वाली, इसको लागू करने में आने वाली जो बाधाएं हैं, जो कारक हैं, वो क्या क्या हैं। साथ साथ में समावेशी शिक्षा के पहले किस किस तरीके की शिक्षा योजनाएं तैयार की गई ताकि बच्चों का विकास हो सके, बच्चे जो है शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो इन सभी बातों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। और साथ साथ ये भी हम कहना चाहते हैं कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल की तरह ही एक टारगेट विद चंद्रा टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर आप विभिन्न तरह की जो बुक्स हैं उनको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो मैं डाल दूंगा, जहां से आप अच्छी अच्छी करंट अफेयर की किताबें हैं, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो या कोई भी हो, अच्छी अच्छी जो बुक्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहाँ से जा करके आप इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, कला एवं संस्कृति की जो बुक्स हैं, आधुनिक भारत के इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास, ये सारी के सारी जो बुक्स हैं वो आप वहाँ फ्री में पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके की ये उन छात्रों के लिए सेवा है जो बच्चे किताबें खरीदने में असमर्थ हैं और उनको वो फ्री में उनको किताबें मिल जाएं ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। समावेशी शिक्षा पार्ट 2 में बात करेंगे कि आखिरकार समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता इसकी इसलिए है क्योंकि पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य मानसिक विकास हेतु कम से कम सभी बच्चों का सामान्य मानसिक विकास हो, इसलिए हमें समावेशी शिक्षा की जरूरत है। सामाजिक एकीकरण हो। देखिए, जब हम बात करेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों, चाहे वो सामान्य बच्चे हों, जब एक साथ पढ़ेंगे तो उनमें एक तरीके का सामाजिकरण होगा, उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि ये जो आज हम समाज में भेदभाव देखते हैं, चाहे वो जातिगत हो, धार्मिक आधार पर हो या किसी भी आधार पर हो, सामाजिक जो भेदभाव देखने को मिलते हैं वो सामाजिक भेदभाव बच्चों में बचपन से ही डाले जाते हैं। तो अगर उनको एक साथ हम शिक्षित करेंगे, एक तरह की शिक्षण व्यवस्था में उनको शामिल करेंगे, तो उनके अंदर जो है इस तरह का जो भेदभाव है वो समाप्त होगा। चाहे वो दिव्यांग के लिए एक सामान्य बच्चे के अंदर भेदभाव हो, चाहे वो निम्न कास्ट के लिए बड़े उच्च कास्ट के बच्चे के अंदर भेदभाव हो। तो जब हम एक ही छत के नीचे सभी तरह के बच्चों को शिक्षा देंगे तो उनके अंदर एक सामाजिकरण की भावना का विकास होगा और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ शैक्षिक एकीकरण हो, अर्थात ऐसा ना लगे कि कुछ विशेष बच्चों के लिए अलग शिक्षा हो और कुछ अन्य बालकों के लिए अलग शिक्षा का प्रावधान हम करें, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अर्थात समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि शैक्षिक एकीकरण होना चाहिए, सभी बच्चों के लिए एक ही तरह का पाठ्यक्रम निर्धारण हो, चाहे वो दिव्यांग हो या कोई भी हो। हाँ, लेकिन हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए लगभग एक ही तरह का पाठ्यक्रम तैयार करना पड़ेगा ताकि सभी को सुविधा हो। समानता लाने के लिए, जैसा कि हमने पहले ही बात कही कि जब हम सभी बच्चों के अंदर एक तरीके की चीज़ों को डालेंगे तो उनके अंदर समानता की भावना आएगी, कहीं से किसी के अंदर भेदभाव नहीं दिखेगा। और इसकी शुरुआत हमें बचपन से ही कर देनी है, बाल्यावस्था से ही कर देनी है, शैशवावस्था से। और एज ए टीचर ये हमारा एक उत्तरदायित्व है कि हम ऐसा जरूर करें अगर हम वास्तव में सामाजिक सेवा करना चाहते हैं। देखिए, सेवा करने के लिए तो नेता लोग बोलते हैं कि हम बहुत बड़े सेवक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एज ए टीचर एक शिक्षक जो है जितना ज़्यादा इस देश की सेवा कर सकता है उतना शायद ही कोई कर पाए। तो ये एक पद जो है बहुत ही सर्वोच्च पद है, राष्ट्र निर्माता इसको माना जाता है शिक्षक को। तो वो बच्चों एक तरीके की वो पीढ़ी को तैयार करता है। ठीक है, तो हमें ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जो एक दूसरे के लिए हिंसात्मक ना हो, वो एक दूसरे के लिए कट्टर ना बने, वो चाहे किसी भी धर्म जाति के बच्चे हों, उनको एक तरीके का हमें बनाना है, उनके अंदर समानता का भाव पैदा करना है। और ऐसा संभव है समावेशी शिक्षा से। और यही काम अगर हम करेंगे तो दूरियां अपने आप मिटेंगी। अर्थात समावेशी शिक्षा जो है इसकी आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि ये जो अंतरात्मा की दूरियां हैं, जो मन की दूरियां हैं, जो दिलों की दूरियां हैं, वो दूर होंगी दो बच्चों के अंदर। वो क्योंकि सभी एक दूसरे से भिन्न हैं,
अगर हम वंशानुगत के हिसाब से देखें, हेरिडिटी के अकॉर्डिंग देखें, तब भी बच्चे एक दूसरे से भिन्न हैं, चाहे वो धार्मिक आधार पर देखें, सामाजिक आधार पर देखें, मानसिक आधार पर देखें, शारीरिक आधार पर देखें। तो ये जो दूरियां हैं, इन विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं की वजह से ये दूरियां जो हैं वो मिटें और सभी एक दूसरे को एक समान समझें, एक दूसरे से अलग ना समझें, इसलिए हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये कुछ समावेशी शिक्षा से संबंधित जो आवश्यकताएं थी, आखिर इसको क्यों लाना चाहिए, उसके लिए कुछ ये पॉइंट्स थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगली हेडिंग है कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। जैसे इसका उद्देश्य होना चाहिए कि सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। अगर आप सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ेंगे तब तो वो समावेशी शिक्षा कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। देखिए यहाँ पर किताबी भाषा जो है बच्चे बहुत पकड़ते हैं और रट लेते हैं चीज़ों को और उसके बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप समावेशी शिक्षा को बेहतर तरीके से अगर समझ लेते हैं तो उनके उद्देश्य क्या हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। आपको किसी बुक्स पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी टीचर्स पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समस्या शुरू से ही होती है, हमेशा कमी जो है वो शुरुआत से ही होती है। और अगर कोई एक बीज है, अगर उसको खाद पानी सही से, उसको वायु और एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा शुरू में ही, तो वो जो है एक बीज है वो अच्छा वृक्ष नहीं बन पाएगा। तो यही चीज़ बच्चों के साथ में भी होती है, हमारे साथ भी होती है कि अगर हमको शुरुआत में ही समस्या होगी तो फिर हम क्या आगे उस तरीके से विकास नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ है कि अगर आपने किसी चीज़ को शुरू से ही समझ रखा है, समझ लिया है, उसकी जड़ को ही पकड़ लिया है, तो बाकी चीज़ों के लिए आपको किसी दूसरे के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ठीक है, तो सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य है। सभी में जागरूकता की भावना विकसित करना, ये भी इसका उद्देश्य है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने का मतलब है कि सभी एक जैसे हों, सभी एक जैसी बात करते हों, सभी कम से कम सभी जो है वो जब नैतिक मूल्यों की बात आए तो एक जैसी बात करें। बाकी विभिन्नता तो लोगों में होगी ही होगी, उसको तो कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहाँ नैतिक मूल्यों की बात आ जाए, जहाँ देश प्रेम की बात आ जाए, देश हित की बात आ जाए, वहाँ कम से कम सभी एक जैसी बात करें। तो ये हमें देखना होगा, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो, अपने देश के प्रति बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा हो कि हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, इसके लिए वो आगे बढ़ें। अगला उद्देश्य है CWSN बालकों के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करना। जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं, ठीक है, जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उन बच्चों के लिए जो समाज में भ्रांतियां फैली हैं, अरे उनका बच्चा जो है वो विकलांग है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में, उनके बच्चे को कम सुनाई देता है, वो क्या कर सकता है, उनके बच्चे को कम दिखाई देता है, वो क्या कर सकता है, वो थोड़ा मंद है, वो थोड़ा सा पागल है। इस तरीके की जो भ्रांतियां समाज में फैली हैं कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इन भ्रांतियों को भी समाप्त करना, ये हमारी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। क्योंकि आजकल आप खुद देखते होंगे, वीडियो बहुत सारे वायरल होते हैं जिसमें किसी के पता चले कि हाथ ही नहीं है, दोनों पैर भी नहीं है, तब भी वो बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। तो लगन है, जुनून है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी आई है कि आइंस्टीन ने एक बात कही थी कि प्रतिभा सभी में है, सभी प्रतिभाशाली हैं, बट अगर आप मछली से पेड़ में चढ़ने को कहोगे और फिर उसके पेड़ पे चढ़ने के आधार पर उसका आप मूल्यांकन करोगे तो मछली हमेशा अपने आप को बुद्धू समझेगी। उनका एक स्टेटमेंट था ये। इसका मतलब ये है कि जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है उस, और ऐसा नहीं है कि सारे क्षेत्र में एक व्यक्ति आगे जा सकता है, सब में एक कोई खूबी होती है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से यूनिक है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अद्वितीय है, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई एक ऐसा गुण जरूर होगा जो दूसरे से उसको अलग बनाता होगा। तो हमें उस चीज़ का आकलन करना चाहिए कि वास्तव में वो चीज़ वो कर सकता है कि नहीं। मछली को पेड़ में चढ़ने के लिए कह दिया जाए तो नहीं चढ़ पाएगा। बंदर से आप कह दोगे कि मछली के बराबर तैर के दिखा दे तो वो नहीं कर पाएगा। तो अर्थात जो बच्चा जो कुछ कर सकता है, आपको उसकी दिशा में उसको आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हर बच्चा एक यूनिक है, हर व्यक्ति प्रतिभाशाली हो सकता है। तो हमें ये कभी नहीं देखना है कि जो CWSN बच्चे हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में। उत्तरदायित्व तथा सहयोग की भावना विकसित करना। देखिए, एक दूसरे के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो सहयोग की भावना है वो समावेशी शिक्षा से
आ सकती है बच्चों के अंदर। CWSN बच्चों को अतिरिक्त सहायता देना, ये समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं हम उनको विशेष ध्यान दें, क्योंकि वो पिछड़े बच्चे हैं और हम उन पर ध्यान देंगे तभी वो एवरेज बच्चों के बराबर आ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो प्रतिभाशाली बने, लेकिन कम से कम पिछड़ापन उन पे ना रहे, वो कम से कम सामान्य बच्चों के साथ में आगे बढ़ें। आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना, बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंड बनाना, ये भी हमारी इस समावेशी शिक्षा का एक उद्देश्य है। अगला पॉइंट ये है कि हम बात तो समावेशी शिक्षा की करते हैं और बहुत दिनों से बात चल रही है, लेकिन इस पे बहुत सारी समस्याएं भी हैं। इस बात करना और कागजों में नियम बना देना और सचमुच में उसको धरातल में लागू करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं आपके अकॉर्डिंग? और भी बहुत सारी बाधाएं हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि जो लिखा है वही यहाँ पर वही चीज सिर्फ हो। शिक्षार्थियों में विविधता, सबसे बड़ी जो बाधा है ये यही है कि हम बात तो करते हैं समावेशी शिक्षा की कि एक ही छत के नीचे एक ही क्लास के अंदर विभिन्न तरीके के जो बच्चे हैं वो CWSN प्लस सामान्य सभी बच्चों को एक साथ शिक्षण करें, शिक्षा के मुख्य धारा में एक साथ जोड़ें। ये कहना आसान है पर करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमें सभी बच्चों को एक एक बच्चे पर ध्यान देना है और हर एक बच्चा एक दूसरे से यूनिक है और सभी को हमें बराबर आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, इतना आसान काम नहीं है जितना लोग समझते हैं। शिक्षकों की तैयारी और समस्या यह है कि इस तरह से व्यक्तिगत विभिन्नता को आधार बनाते हुए शिक्षण करना, इस तरह की जो प्रशिक्षण है वो शिक्षकों को नहीं दिया गया है, ऐसी तैयारी उनकी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है, भौतिक सुविधाएं, उनको भौतिक सुविधाएं नहीं मिली हैं, अर्थात हमें बच्चों जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी और जो सामान्य बच्चे उनके लिए भी एक जैसा माहौल वहाँ पर बनाना है। दिव्यांग बच्चों के लिए भी वहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो विद्यालय उसी तरीके का हो ताकि वो भी उस एटमॉस्फेयर में रह सके, उनको उनके अंदर हीनता ना आए, वो अपने आप को अलग महसूस ना करें, उनकी सुविधाएं जो हैं वो सारी वहाँ पर मौजूद हों, जिसे हम कह सकते हैं कि संसाधनों की कमी। तो संसाधनों की कमी भी बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चों को संसाधनों की कमी है। जैसे कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जिनको कम सुनाई देता है, उनके कान की मशीन होना चाहिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए उनको संसाधन उपलब्ध कराया जाए। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके लिए उपयुक्त संसाधन उनको मिल नहीं पाते विद्यालयों में। ये भी एक समावेशी शिक्षा का बहुत बड़ा कारक है, बाधा है। ठीक है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। मूल्यांकन की व्यवस्था एक जैसी नहीं होनी चाहिए। हम मूल्यांकन जो है किसी एक आधार पर ना करें कि बच्चा जो है पढ़ने में बहुत तेज है तो हम उसी आधार पर मूल्यांकन कर दें। अरे बच्चा हो सकता है किसी सब्जेक्ट में पढ़ने में कमजोर हो तो बाकी दूसरी चीज़ों में भी बहुत तेज हो सकता है। तो ये जो मूल्यांकन का तरीका है इसको बदलना होगा, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक है, ये हम जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई खूबी जरूर होगी। मूल्यांकन में हमें उस चीज़ को भी देखना है। बच्चा पढ़ने में कमजोर हो सकता है खेलने में तेज हो। बच्चा पढ़ने में कमजोर हो सकता है तो हो सकता है उसका स्वभाव बहुत अच्छा हो। तो हमें सारी चीज़ों को देखना है और उनका मूल्यांकन करने के बाद बच्चे को नंबर देने हैं, अंक प्रदान करने हैं। और ऐसा होता नहीं है, ये मूल्यांकन की व्यवस्था भी गड़बड़ है और यही सारी समस्याएं जो हैं वो समावेशी शिक्षा में आती हैं, जिनको पूरा करने की ज़रूरत है। इसके बाद अक्सर जो एक कन्फ्यूज़न होता है एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और समावेशी शिक्षा में। तो अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें, पिछले वीडियो में कुछ बातें छूट गई थी। जैसे हमने सलमान का सम्मेलन की बात की, हमने जोमेसियन विश्व सम्मेलन की बात की। सलमान का सम्मेलन जो 1994 में, जून 1994 में स्पेन में होता है, जहां में 92 देश उसमें शामिल थे, 25 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शामिल थी और पहली बार समावेशी शब्द का यूज़ वहां पर किया गया। लेकिन अगर हम भारत में बात करें तो ये भारत के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। भारत में और पहले से इस तरीके की बात जो है वो की जाती रही है। जैसे कि हम बात करें 1964 ईस्वी में एक आयोग आता है 64-66 में, कोठारी आयोग। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक कोठारी आयोग बनता है और इसकी सिफारिश पर पहली नई शिक्षा नीति आई थी 1968 ईस्वी में, जिसमें 10+2+3 की बात की गई थी। इसमें भी बहुत सारी समस्याएं थी जिनको दूर करते हुए फिर दूसरी नई शिक्षा नीति आई 1986 ईस्वी में। इसमें भी ये चीज़ तो लागू रही, बाकी बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई। 1986 में एक चीज़ जोड़ी गई कि सभी के लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए। सभी के लिए एक समान शिक्षा, सभी के लिए एक समान शिक्षा। तो ये बात जो है ये
दूसरी जो राष्ट्रीय नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 ईस्वी में, इसमें ये बात की गई। तो देखिए, समावेशी शब्द का यूज भले ना किया गया हो, लेकिन सभी के लिए एक जैसी शिक्षा की बात जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई, जो कि कोठारी आयोग की सिफारिशों पर ये आधारित था। ठीक है, उसके बाद भी जब हम बात करते हैं तो 2009 में जो आरटीई एक्ट लागू हुआ, इस आरटीई एक्ट में भी इस तरीके की बात की गई कि चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों, दिव्यांग बच्चे हों, चाहे समान हों, हमें सबको देखने की जरूरत है। उसके पहले एनसीएफ 2005 आया, उसमें भी प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने की बात की गई थी। उसमें भी कहा गया था कि हमें पिछड़े बच्चों को अतिरिक्त सहायता देनी है, उनको अतिरिक्त शिक्षण कार्य करना है ताकि वो भी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ पाएं। ठीक है, तो इस तरीके की बातें जो है हमारे भारत में पहले से चली आ रही हैं। हालांकि कोई नियम बनना और धरातल में लागू होना, वो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। समावेशी शिक्षा की बात करते जरूर हैं हम, लेकिन आज तक ये चीजें जो है पूरी तरीके से भारत में लागू नहीं हो पाई हैं और बहुत सारी समस्याएं उनके लिए हैं। ठीक है, तो और इसी कोठारी आयोग की सिफारिश पर ही 1974 ईस्वी में एक कार्यक्रम बनता है आईईडीसी। ये कार्यक्रम, आईडीसी का फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, इस तरह का ये कानून बना, एक नियम बना 1974 ईस्वी में। और किसकी सिफारिश पर? कोठारी आयोग की सिफारिश पर। तो कोठारी आयोग जो है शिक्षा के लिए बहुत इसने काम किया है। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। हालांकि फिर किसी वीडियो में हम लोग इस पर डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जानते हैं एकीकृत शिक्षा या इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में, लेकिन इसके पहले कुछ और बातें मैं आपसे कर लेता हूं कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन के पहले भी क्या था। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सामान्य शिक्षा। ठीक है, सामान्य शिक्षा का मतलब क्या है कि सभी को एक साथ पढ़ाते रहें, कोई विशेष वहाँ पर हम कोई प्रबंध ना करें, टीचरों को कोई विशेष प्रशिक्षण ना हो, बस इसी तरीके से सभी बच्चों को एक साथ हम पढ़ाएं। समान शिक्षा आई, नॉर्मल एजुकेशन। और इसके बाद जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ आई जिसे बोलते हैं विशेष शिक्षा। तो ये विशेष शिक्षा आई, स्पेशल एजुकेशन की बात की गई और इसके लिए स्पेशल विद्यालय भी खोले गए। अर्थात ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं, किसी वजह से उनको पढ़ने में समस्या है, उन बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोले गए और विशेष शिक्षक भी रखे गए, नियुक्त किए गए ताकि उनको अच्छे से अध्ययन करा पाए। लेकिन समस्या इसमें ये आ रही थी कि जब अलग स्कूल में इन बच्चों को उनका दाखिला लिया जा रहा था तो उन बच्चों के अंदर एक हीन भावना देखी गई। उनको ये लगता है कहीं ना कहीं हमें दूसरे बच्चों से कमी है, तो उनको कमी से महसूस हुई। तो इसके बाद फिर बात की गई एकीकृत शिक्षा की, एकीकृत एजुकेशन की, एकीकृत शिक्षा की बात की गई। अब इसमें भी एक कमी ये रही कि एकीकृत एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में जो 1974 में आई कोठारी आयोग की सिफारिश पर, इस पे क्या हुआ कि विद्यालय तो एक ही था, अर्थात दिव्यांग बच्चों को, जिसे हम CWSN बच्चे कह सकते हैं, उन बच्चों का एडमिशन एक ही विद्यालय में एक साथ किया जरूर गया। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ समस्या ये रही कि उन बच्चों को अगर कोई समस्या होती थी, उनकी ज़रूरत की कोई चीज़ अगर उनको चाहिए होती थी तो फिर उनको एक संदर्भ कक्ष में जाना पड़ता था, दूसरी क्लास में जाना पड़ता था। जैसे कोई दिव्यांग बच्चा है, पैरों से विकलांग है, वो अस्थि विकलांग, वो चल नहीं पा रहा है, तो उसकी कक्षा के पास में वो संसाधन उपलब्ध नहीं होते थे, बल्कि दूसरे रूम पे अलग रखे जाते थे वो सारे इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, जिससे कि उसको मदद मिल सके, सही सहायता मिल सके। तो ये एकीकृत एजुकेशन में था, इसमें समस्या थी। लेकिन बाद में जो है, फिर बाद में क्या आया? समावेशी शिक्षा। इसी वजह से फिर बाद में आया समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें क्या किया गया? इसमें यह कहा गया कि सभी बच्चे, CWSN बच्चे प्लस सामान्य बच्चे, वो सभी एक साथ एक कक्षा में बैठेंगे और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनसे संबंधित जो आवश्यकताओं वाली चीज़ें हैं, आवश्यकताएं जो हैं, उनको उसी कक्षा में मुहैया कराई जाएंगी। इस तरीके से हमारा कक्षा बनाया जाएगा ताकि उनको बाहर ज़्यादा जाने की ज़रूरत ना पड़े। आपने बाला नाम सुना होगा, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। इसका मतलब क्या होता है कि कक्षा को इस तरीके से बना दिया जाए, बिल्डिंग को ऐसे निर्मित कर दिया जाए कि बच्चा
दीवारों से सीखे, दीवारों पे टीएलएम चिपके हों, पोस्टर लगे हों, उसको आकर्षक बनाया जाए और वो सारी संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएं जो उनको ज़रूरत जिनकी उनको हो, जो उनकी मदद कर सकें, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मुहैया करा दी जाए। ठीक है, तो इसे हम समावेशी शिक्षा नाम देते हैं। वर्तमान में जो एक शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसे हम समग्र शिक्षा बोल रहे हैं। समग्र शिक्षा का मतलब यह है कि अब हम जो है कक्षा 12 तक के बच्चों को एक नज़रिए से देखेंगे, उनको एक एकीकृत सिस्टम में लाने की कोशिश करेंगे और उनके लिए जो है, चाहे वो स्पोर्ट का बजट हो, चाहे उनके खेल, उनके जितनी भी उनकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके का जो योजना है, समग्र शिक्षा योजना, ये इस समय भारत में चल रही है। तो सामान्य शिक्षा के बाद विशेष शिक्षा, फिर एकीकृत शिक्षा, फिर समावेशी शिक्षा और वर्तमान में एक योजना चल रही समग्र शिक्षा, जिस पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर अभी काम कर रही है। ठीक है, अब हम लोग दोनों पे अंतर जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगर हम एकीकृत शिक्षा की बात करें तो इस पे पहला पॉइंट है कि दिव्यांग बच्चों को नियमित स्कूलों में भेजना, स्थान देना। तो जो नियमित विद्यालय हैं, जो सामान्य बच्चों के विद्यालय हैं, उनमें इनको स्थान देना, ये एकीकृत शिक्षा का लक्ष्य था। अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो थोड़ा सा इससे अलग है। दिव्यांग बच्चों के साथ वे सभी बच्चे जो पिछड़े हैं, पड़ोस के स्कूल में स्थान देना। तो सिर्फ दिव्यांग नहीं बल्कि सामाजिक आधार पर पिछड़े हैं या बौद्धिक आधार पर जो पिछड़े बच्चे हैं या पाठ्यक्रम के आधार पर जो पिछड़े बच्चे हैं, उनको भी सामान्य बच्चों के साथ हम उनको स्थान देंगे विद्यालय में। यह समावेशी शिक्षा है। अगर हम एकीकृत शिक्षा की बात करें तो CWSN का पृथक्करण नहीं, अर्थात जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको अलग नहीं करेंगे। ये बात एकीकृत शिक्षा में कही गई। अब समावेशी शिक्षा में कही गई कि जो दिव्यांग बच्चे हैं या CWSN जिसे कहते हैं, वो विभिन्न आधारों से वंचित बच्चों का पृथक्करण नहीं, साथ साथ में सिर्फ दिव्यांग नहीं बल्कि अन्य कारणों से जो पिछड़े बालक हैं उनको भी हम साथ में रखेंगे। यहां पर ये कहा गया, मतलब एक कदम, एक स्टेप आगे बढ़कर बात की जा रही है। यहां पर कहा गया कि अतिरिक्त सहायता के लिए बच्चों को संदर्भ कक्ष में भेजना। यहां अगर कुछ अतिरिक्त सहायता देनी होती थी तो उनको एक अलग संदर्भ कक्ष में भेजना पड़ता था, लेकिन यहां क्या है, बच्चों की जरूरत की सारी सहायता नियमित कक्षा में बच्चों को मिलेगी। उसी कक्षा में जहां वो पढ़ते हैं, उनको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समावेशी शिक्षा कहती है। इसमें अगला पॉइंट है कि इस प्रकार की शिक्षा में बच्चों की अक्षमताओं को उजागर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर यह है कि अब आप बच्चा कोई विकलांग है तो आप उसको भेजो दूसरी कक्षा में कि जाइए बेटा साइकिल लेके आइए, है ना, जो उसके लिए, या जो बैसाखी होती है जिसे वो चलता है, वो वहाँ पर उपलब्ध कराया जाए, तो उसको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारी कमी को उजागर किया जा रहा है। तो एकीकृत शिक्षा में एक कमी जो वहाँ पर जिसके लिए एकीकृत शिक्षा आई थी वो पूरी तरीके से सफल नहीं होती। और यहाँ पर क्या है कि बच्चों की कमी को महसूस नहीं होने देना है कि वे अक्षम हैं। सभी पाठ्यक्रम व गैर पाठ्यक्रम क्रियाएं विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप बदलना। जो भी आप गतिविधियां करा रहे हैं उनमें भी वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शामिल हों, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हम अलग हैं, उनको महसूस नहीं होने देना है। अर्थात जैसे आप कोई खेल करवा रहे हैं तो खेल इस तरीके का हो जिसमें वो दिव्यांग बच्चे भी शामिल हों, सामान्य बच्चों के साथ में। कुछ ऐसा गेम ना करवाएं ताकि वो अपने आप को अलग महसूस करें कि हम ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समावेशी शिक्षा में है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि हम एकीकृत शिक्षा को, समावेशी शिक्षा को अलग अलग समझ सकते हैं, इनमें अंतर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस समावेशी शिक्षा में हम लोगों ने इतनी बात की। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।